हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से कक्षा 10वीं का जो उर्दू है इसका महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न है बच्चों, 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देखना है, सारे सवालों को अच्छी तरह से देखना है और उसके जवाब को अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कर लेना है बच्चों। ठीक है, पहला प्रश्न है, रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। यानी रुकैया भाभी जो है बच्चों, इसके जो शोहर थे उनको जेल जाना पड़ता था बार बार। इसका जेल जाने का क्या वजह था, इसको लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो जवाब में लिखेंगे, रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि उन्हें सियासत का काफ़ी शौक था। यानी कि पॉलिटिक्स, राजनीति का बहुत ज़्यादा उसको शौक था और उस वक्त तहरीक आज़ादी ज़ोरों से चल रही थी। यानी कि कौन सी बच्चों, यानी कि आज़ादी का टाइम था। उसी समय ये क्या करते थे, ये प्रमुख रूप से सियासत में यानी कि पॉलिटिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा ही क्या थे बच्चों, इसका शौकीन था। और रुकैया भाभी के शोहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे। यानी कि उस समय उस पर कई केस चल रहे थे, कई सियासी मुकदमे चल रहे थे। किसी मुकदमे में 2 साल की सज़ा हो गई। यानी कि उनको कोई भी एक मुकदमा हुआ और उसमें उसको 2 साल की सज़ा हो गई और जेल चले गए। और 2 सालों के बाद जब रिहा हुई तो पता चला कि दूसरे किसी मुकदमे में उन्हें 3 साल की सज़ा हो गई। यानी कि उसके ऊपर कई सियासी मुकदमे थे। एक मुकदमा से वो जेल से बाहर निकलते थे तो दूसरे मुकदमे में फिर से वो जेल चले जाते थे। तो यही उसका मुख्य वजह था बच्चों। तो यही वजह थी कि रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है बच्चों, स्क्रीनशॉट नहीं तो खींच लीजिए आप लोग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, उर्दू के 5 ख़वातीन अफसाना निगारों के नाम लिखे। यानी कि उर्दू के 5 ऐसे ख़वातीन, ख़वातीन भी बच्चों जो महिला यानी कि औरत है, जिसको बोलते हैं स्त्री, यानी कि प्रमुख रूप से वे कैसी होनी चाहिए, औरतें होनी चाहिए जो अफसाना निगार हैं प्रमुख रूप से। तो आप लोग को जवाब में लिखेंगे, उर्दू के 5 ख़वातीन अफसाना निगारों के नाम मंदरजा झेल है। एक है आपका शकीला अख्तर, दूसरा है आपका कमर जहाँ, डॉक्टर कमर जहाँ जिसको पढ़े अस्मत चौगताई, उसके बाद चौथा में आप लोग किर्रतुल ऐन और उसके बाद निगार रसीद। इसमें से आप लोग को 3 इंपॉर्टेंट है बच्चों काफ़ी। शकीला अख्तर को याद रखना है, कमर जहाँ को याद रखना है, अस्मत चौगताई को याद रखना है और निगार रसीद, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आपका जो चौथा नंबर में है ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है, तो आपको 3 से 4 पूछेगा, 5 तो नहीं पूछेगा बच्चों, तो 3 से 4 पूछ सकता है। तो आप लोग को यहाँ से 3 कम से कम याद कर लेना है। ठीक है, अगला आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अगला महत्वपूर्ण सवाल है आपका, कमर जहाँ की हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखे। यानी कि जो डॉक्टर कमर जहाँ है उसकी हालात ज़िंदगी पर लिखने जब बोल रहे हैं बच्चों 5 जुमले, तो उसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। तो डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाइश सन 1951 में समस्तीपुर जिला के मर्दम खेज गांव में हुई। समस्तीपुर जिला बिहार का है बच्चों, बिहार में ही है आपका समस्तीपुर जिला। और उसी का एक गांव था जिसका नाम था मर्दम खेज, इसी गांव में उनकी पैदाइश हुई। उनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। उनके वालिद का नाम क्या था, सैयद अताउल हक था। उनका खानदान गांव में तालीम याफ्ता समझा जाता था। यानी उनके खानदान में जितने भी अफराद थे, उनके खानदान में जितने भी मेंबर थे, सदस्य थे बच्चों, सब कोई तालीम याफ्ता थे। इसलिए उसके खानदान का गांव में प्रमुख रूप से वो उसका खानदान तालीम याफ्ता जाना जाता था। ठीक है, समझा जाता था। घर के तमाम अफराद यानी कि जितने भी सदस्य थे सभी इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे रवायती तालीम हासिल करने के बाद पटना आ गई। यानी कि जो डॉक्टर कमर जहाँ थी उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपना रवायती तालीम हासिल की और उसके बाद फिर पटना आ गया, बिहार की राजधानी पटना। और पटना में आकर के क्या किया बच्चों उन्होंने, और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी हासिल की। तो आपको पूछ सकता है कि कमर जहाँ ने किस यूनिवर्सिटी से एमए, उर्दू में एमए और प्रमुख रूप से पीएचडी हासिल किया। तो यहाँ पर आपको बताना है पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, सन 1966 ईस्वी से ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया। यानी कि 1951 में उनका क्या हुआ बच्चों, पैदाइश, और कब उसका ये इन्होंने लिखना शुरू किया, तो 1966, मात्र 15 साल की उम्र में इन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दी। और उसकी पहली कहानी जुनून वफा है। यानी कि जो आपका प्रमुख रूप से डॉक्टर कमर जहाँ है बच्चों, इसकी पहली जो कहानी है, पहली अफसाना, वह क्या है, जुनून वफा। ठीक है, याद रखेगा, ये पहला आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, आपको बार बार पूछा जाता है कि जुनून वफा किसकी पहली कहानी, किसकी पहली अफसाना है, तो डॉक्टर कमर जहाँ। या आपको देगा कि डॉक्टर कमर जहाँ
मुन्नादार जेल में से कौन सी उसकी पहली कहानी है? तो जुनून वफा। ठीक है, अगला आपका महत्वपूर्ण सवाल है, गालिब का तारुफ मुख्तसरन कीजिए। यानी कि आपको मुख्तसर तौर पर गालिब का तारुफ पूछ रहा है, गालिब के बारे में, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कैसे लिखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा दीजिएगा बच्चों ये प्रश्न पर। तो यहाँ पर लिखेंगे गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है। जो गालिब था बच्चों, मिर्ज़ा गालिब, इसका पूरा नाम क्या है? तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। और गालिब तखल्लुस है, गालिब क्या है? इसका तखल्लुस है। यानी कि तखल्लुस किसको कहते हैं बच्चों? तो प्रमुख रूप से शायर लोग क्या करते हैं, अपने लास्ट जुमले में उसमें क्या करते हैं, अपना नाम जोड़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं तखल्लुस। और उसकी पैदाइश यानी कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश कब हुई? सन 1797 ईस्वी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के रूप में 2 से 3 बार आपको ऑलरेडी आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब यानी कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश सन 1797 ईस्वी में हुई। और कहाँ पर हुई ये भी इंपॉर्टेंट है, आगरा में। कहाँ पर हुई बच्चों? आगरा में हुई। उसके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। यानी कि जो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, मिर्ज़ा गालिब का जो पापा का नाम था, वालिद का नाम वो क्या था? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। और उनके वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। ठीक है, उनके वालिदा का नाम क्या था, माँ का नाम? तो इज़्ज़तुन्निसा बेगम। गालिब बचपन में ही यतीम हो गए। यानी कि बच्चों प्रमुख रूप से बचपन में ही उनके किसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, इंतकाल हो गया उनके वालिद साहब का। और बचपन में ही वो यतीम हो गए। और उनकी परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने किया। यानी कि जो उनके चचा थे अपने मिर्ज़ा गालिब के, नसरुल्लाह बेग, तो उनकी वालिद की मृत्यु के बाद उनका परवरिश, उनका लालन पोषण, उनका भरण पोषण, उनको पालना, ये देख रेख करना सारा कौन किया? उसका चचा उसका चाचा नसरुल्लाह बेग। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, गालिब ने अपनी इब्तदाई यानी कि शुरुआती तालीम किससे? तो मौलवी मुअज्जम के मकतब से हासिल की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको पूछ सकता है कि गालिब जो है अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? तो मौलवी मुअज्जम ये मकतब चलाते थे, वहीं से की। और फिर वहीं से उन्होंने शेर व शायरी करना शुरू कर दिया। और मकतब से ही इन्होंने अपना शेर व शायरी शुरू कर दिया। कौन? मिर्ज़ा गालिब। तो ये सारा चीज़ यहाँ से आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला आपका सवाल है, आप अपनी याद से परवीन शाकिर, यानी कि अपनी याद से परवीन शाकिर का कोई एक शेर लिखिए। यानी कि परवीन शाकिर का आपको एक शेर लिखने बोल रहा है बच्चों, 2 मिसरा। तो याद से अपना, तो आपको आप तो याद किए होंगे प्रमुख रूप से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि परवीन शाकिर का 2 यहाँ पर मिसरे हैं बच्चों, कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। यहाँ पर मैंने लिखा है कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग भीग के सफाक हो गए। यानी कि क्या है, ऐसे अगर सोचेगा तो बारिश होती है तो क्या होती है बच्चों? बारिश के होने से जितनी भी फूलें होती हैं, जितनी पत्तियां होती है, उस पर जो भी धूल, जो भी कूड़ा कचरा गिरा हुआ रहता है, वो क्या हो जाता है? पूरा पूरा साफ हो जाता है। यानी कि उसका शरीर, तन मीन्स होता है शरीर, उसका शरीर पूरा का पूरा धूल से, मिट्टी से, इससे क्या हो जाता है? पूरा चाक हो जाता है, साफ हो जाता है। और मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए। यानी कि बारिश के मौसम में भीग करके पूरा का पूरा साफ सुथरा नहला गया है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपको इसी प्रकार से आपको आता है बच्चों। ठीक है, तो आपको अपनी याद, अपना दो दो मिसरा आपको याद कर लेना है परवीन शाकिर का, 2 जो है प्रमुख रूप से आपका अहमद फराज साहब का याद कर लेना है, और भी जो है प्रमुख रूप से सब किसी का याद करते रहना है। ठीक है, आगे है आपका मरसिया की तारुफ लिखिए और आपके निसाब में शामिल मरसिया का नाम लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे प्रश्न तो आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मरसिया की तारीफ, सबसे पहले आपको लिखना है कि मरसिया किसे कहते हैं, मरसिया ये जो लफ्ज़ है कहाँ से आया है, इसका माना क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। और आपकी किताब में जो मरसिया है उस मरसिया का नाम लिखना है। आपकी किताब में कौन सी, आपके किताब में यानी कि जो निसाब है इसमें कौन सा मरसिया शामिल है। ठीक है, तो आइए इसका जवाब लिखेंगे। जवाब लिखेंगे कि मरसिया अरबी लफ्ज़ रेसा से बना है। किससे बना है? रेसा, जिसके माना रोना या मातम करने के हैं। यानी कि रेसा का माना क्या होता है बच्चों? सबसे पहले लिखना है कि मरसिया अरबी लफ्ज़ से बना है रेसा से, और इसका माना क्या होता है? रोना या मातम करना, रोना या मातम करना, गम मनाना। और जिस नज़म में, मरसिया किसको कहते हैं? तो जिस नज़म में किसी मरने वाले के औसाफ यानी उसकी सिफत बयान किए जाए और उसके मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए तो शायरी की इस्तिलाह में उसे मरसिया कहते हैं। यानी कि बच्चों जिस नज़म में भी कोई आदमी मर गया और उसकी क्या किया जाए? प्रमुख रूप से औसाफ बयान किया जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, उसकी सिफत बयान किया जाए और उसके मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए तो उसी को बोलते हैं मरसिया। ठीक है, और आपके निसाबी किताब में कौन सा मरसिया शामिल है? तो वो है आपका गालिब का मरसिया, आरिफ की मौत पर।
आरिफ साहब की मौत हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, और उसी के मौत पर रंज व गम मनाता है कौन? गालिब। और उसी पर वो मरसिया लिखता है बच्चों, उसी पर नज़म लिखता है, जिसको क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। तो ये आपके किताब में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला सवाल है आपका, ग्लोबल वार्मिंग के असबाब को लिखें। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके क्या असबाब, असबाब का मीनिंग होता है बच्चों कारण, इसके क्या वजह हैं? ग्लोबल वार्मिंग जो प्रमुख रूप से अभी क्लाइमेट चेंज, जो तापमान पृथ्वी का बढ़ रहा है, इसके क्या क्या असबाब है, क्या क्या वजह है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें लिखेंगे जवाब के रूप में, ग्लोबल वार्मिंग के असबाब मुंदरजा झेल है, यानी कि नीचे लिखे हुए हैं। एक नंबर में लिखेंगे कल कारखानों और मोटर गाड़ियों में इजाफा, यानी कि क्या हुआ है? लगातार बड़े बड़े फैक्ट्रीज लग रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी लग रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़े बड़े क्या हो रहे हैं बच्चों? कारखाने और मोटर गाड़ियाँ का इसमें लगातार संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना, इजाफा हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। दूसरा कारण, दूसरा असबाब है जंगलों की बेतहाशा कटाई, यानी कि अंधाधुंध जंगलों की कटाई हो रही है, और जंगलों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई होगी तो क्या होगा बच्चों? बारिश नहीं होगी। बारिश होगी क्या? सही से बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा बच्चों? प्रमुख रूप से तो यहाँ पर जो मौसम है उसका टाइमलाइन, टाइम टेबल, ये सारा चीज़ बिगड़ने वाला है ना। तो इस प्रकार से फ्रेश ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा, जंगलों की कटाई होगी तो। और जंगलों में रहने वाले जो भी जानवर है, जो भी चरिंदे और परिंदे हैं, उनकी संख्या में भी क्या होगी बच्चों? कमी आएगी, है ना। आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट में कि पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में इजाफा, यानी कि लगातार पेट्रोल का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके इस्तेमाल से क्या हो रहा है? तो इसके इस्तेमाल से गाड़ियाँ जो भी हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, मीथेन गैस में लगातार इजाफा हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे गैस में लगातार इजाफा हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है बच्चों? हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ती हुई आबादी, यानी कि आबादी में भी क्या हो रही है बच्चों? लगातार विस्तार हो रहा है। अब आबादी बढ़ेगा तो क्या है? आबादी जितना ज़्यादा होगा बच्चों उतना ज़्यादा क्या होगा? फसल की मांग बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चों? प्रमुख रूप से संसाधनों पर भार बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आबादी के बढ़ने का भी कारण है, एक आपका असबाब है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, आगे है ज़्यादा से ज़्यादा कोयला और लकड़ी को जलाना, यानी कि कोयला और लकड़ी को जलाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोयला से क्या क्या निकलता है बच्चों? धुआं निकलता है ना। तो यहाँ ये क्या करता है? हमारे वायुमंडल, जो हमारा प्रमुख से वातावरण है बच्चों, इसको क्या करता है? ये हम प्रदूषण करता है, ये इसको दूषित करता है, ये इसको गंदा करता है ना। तो ये सारे पॉइंट हो गए ग्लोबल वार्मिंग के, ये सारे असबाब हो गए। आज के इस सेशन का अंतिम और लास्ट आखिर प्रश्न है, आखिर सवाल है, उर्दू के 5 अफसाना निगारों के नाम लिखें। उर्दू के 5 अफसाना निगारों के नाम आपको पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे उर्दू के 5 अफसाना निगारों के नाम, मुर्तज़ा झेल है, एक है शकीला अख्तर, दूसरा में लिखेंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन, असमत चौगताई, सुहेल अजीम आबादी, जिलानी बानो। तो यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से बच्चों इन सभी के नाम को याद रखना है। ठीक है, ये आपके किताबों में दिया हुआ है ऑलरेडी। तो शकीला अख्तर, ये आपका शकीला अख्तर, मोहम्मद मोहसिन, सैयद मोहम्मद मोहसिन, असमत चौगताई और सोहेल आजिमावती, ये सारे क्या है? अफसाना निगार है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपको 100% आने की चांस है, संभावना है, उम्मीद है। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। कहीं पर किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप लोगों को किस प्रकार का वीडियोस चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।